सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम आते ही उसके ऊपर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। साइंटिस्ट भी इसको लेकर परेशान रहते हैं, वो ये परेशान रहते हैं कि इसको कौन से किंगडम के अंदर माने। वायरस इतने अजीब क्यों होते हैं और इसके बारे में और क्या जो चीजें हैं आप जान सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वायरस के बारे में सबसे पहली चीज ये जानिए जिसको लेकर साइंटिस्ट भी थोड़े से परेशान थे, 1892 तक भी परेशान थे, उसके बाद में भी काफी समय तक परेशान रहे थे, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता, आप सोचोगे कि अगर शक्तिशाली माइक्रोस्कोप है तो दिखाई दे जाएगा, नहीं दिखाई देगा। दिखाई इसलिए नहीं देगा क्योंकि वायरस की साइज इतनी छोटी होती है कि जो वेवलेंथ आंखों की हम देख सकते हैं, मतलब 4000 से 8000 के बीच में हम जो देख सकते हैं वेवलेंथ, उससे भी छोटी होती है। इसलिए वायरस को हम माइक्रोस्कोप के अंदर, लाइट माइक्रोस्कोप में हम देख ही नहीं सकते, जो हमारे नॉर्मल स्कूल लैब्स के अंदर होता है या यूनिवर्सिटीज के अंदर भी होता है। तो 1892 के अंदर अगर हम शुरुआत करते हैं, 1892 में क्या हुआ कि वायरस को पास्चर डीजे इवानोस्की ने उसको वेनम या पॉइजनस फ्लूइड का नाम दिया। यानी 1892 में सबसे पहले जो साइंटिस्ट है जिनका हमें रिकॉर्ड मिलता है, उन्होंने सबसे पहले उसको कहा था कि ये एक ऐसा जहरीला यानी कि वेनम है जो कि टोबैको लीव्स को इन्फेक्ट कर रहा है, और ये बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि ये बैक्टीरिया की जो छन्नी होती है, जो फिल्टर्स होते हैं, उसको भी पास करके नीचे निकल जाता है। यानी कि ये बैक्टीरिया नहीं है, कुछ और है, मगर क्या है 1892 के अंदर इसका पता नहीं था। 1898 के अंदर एक और साइंटिस्ट आते हैं, वो बोलते हैं, जिनका नाम M.W. बेजरनेक था, वो इसको नाम देते हैं कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम का। और ये जो कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम है, इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। अब 1898 में बेजरनेक ने उसको इन्फेक्शियस फ्लूइड क्यों बोला था? क्योंकि उसने क्या देखा कि जो टोबैको की इन्फेक्टेड लीव्स हैं उसको उसने लिया और उसका एक एक्सट्रैक्ट निकाला, कोई भी सॉल्वेंट के अंदर, वाटर है या दूसरा सॉल्वेंट है, और उसको फिर छाना। अब आपको पता है कि बैक्टीरिया जो फिल्टर्स हैं उसके अंदर से वायरस निकल जाता है, तो नीचे जो एक्सट्रैक्ट आया उसने उसको दूसरी लीव्स के ऊपर स्प्रे किया, और जो जिन जिन लीव्स के ऊपर स्प्रे किया उन सभी के अंदर इंफेक्शन हो गया, क्योंकि उसके अंदर तो वायरस था। तो उसने इसका नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम या फिर इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। अब 1898 के बाद में 1935 में एक और साइंटिस्ट आते हैं, वो इनको बताते हैं कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। ऑब्लिगेट का मतलब बिना होस्ट के जिंदा नहीं रह सकते, अपने आप में ये जिंदा ही नहीं रह सकता, क्योंकि इसके पास में सेलुलर स्ट्रक्चर तक नहीं होता। और ये कौन सा स्ट्रक्चर यूज करता है? सामने वाला जो होस्ट होता है उसी का सारा स्ट्रक्चर यूज करता है, इसके पास कुछ नहीं होता, और ये होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो 1935 की बात करते हैं हम। 1935 में जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था, उन साइंटिस्ट का नाम था W.M. स्टैनली। और स्टैनली ने ही बताया था कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट यानी कि बिना होस्ट के वो रुक ही नहीं सकता, जिंदा ही नहीं रह सकता, उसको ऑब्लिगेट कहते हैं। दूसरे तरीके के पैरासाइट होते हैं, उनको हम फैकल्टेटिव कहते हैं। स्टैनली ने केवल इतना ही काम नहीं किया था, उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज भी कर दिया था। अब क्रिस्टलाइज का मतलब क्या होता है? जैसे चीनी होती है, वो क्रिस्टलाइज फॉर्म के अंदर होती है। उन्होंने इसके अंदर से, एक्सट्रैक्ट के अंदर से निकाला वायरस, और उसको अपनी कोई टेक्निक लगाई जिसके चलते उसको क्रिस्टलाइज कर लिया गया। मतलब वो जो मटेरियल था जिसके बारे में पता नहीं है कि ये क्या है, उसको उन्होंने क्रिस्टलाइज तो कर लिया। और क्रिस्टलाइज को जब इवेल्युएट किया गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स वगैरह का, न्यूक्लिक एसिड का होता है, तो उसके अंदर उन्होंने पाया कि इसके अंदर, इन क्रिस्टल्स के अंदर, जो वायरस के क्रिस्टल्स बने हुए थे उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन है। इसका मतलब 1935 के अंदर, जिनका नाम W.M. स्टैनली है, उन्होंने एक चीज तो बताई थी कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। दूसरा, उन्होंने उसको क्रिस्टलाइन भी बनाया था, और इन क्रिस्टल्स में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन था। प्रोटीन इसलिए क्योंकि वायरस का जो कोट होता है वो प्रोटीन का होता है, और बीच के अंदर उसके न्यूक्लिक एसिड होती है। अब जो विटेकर हैं, विटेकर कौन? जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, वो वायरस को इस किंगडम के अंदर कहीं पे भी नहीं रखते। मतलब इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो एसेल्युलर है, ना तो वो यूनिसेल्युलर है, ना वो मल्टीसेल्युलर है, वो एसेल्युलर है। यानी कि उसके अंदर सेल का स्ट्रक्चर ही नहीं है। सेल, ए सेल, सेल का मतलब जो सेल है, ए सेल का मतलब जो सेल ही नहीं है। तो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर बेचारे हमारे वायरस को कोई जगह ही नहीं मिली, क्योंकि ये एसेल्युलर है, यानी कि इसके अंदर सेल ही नहीं है। वायरसेस के अलावा वायरॉइड्स और लाइकेंस, इन तीनों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कोई जगह नहीं मिलती।
देखिए कितनी नाइंसाफी हो रही है वायरस, वायराइड्स और लाइकेंस के साथ में। जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसके अंदर इनको जगह नहीं मिलती, मगर फिर भी वायरस जो है वो बहुत शैतान है। जितनी भी कॉमन फ्लू वगैरह आपको जो समस्या होती है ये सब वायरस की वजह से होती हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब वायरस की ही देन है। जब भी आपकी नाक बहती है, खांसी आती है, ये सब वायरस ही है। और ये जो वायरस होता है ये करता क्या है, ये बड़ा शैतान होता है। ये इन्फेक्शन करता है। कोई भी जो सेल है इसके अंदर ये वायरस इन्फेक्शन कर देगा और इस सेल के हिसाब से छोटा सा रहेगा। फिर ये क्या करेगा, ये अपनी कॉपीज बनाएगा, बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। और ये कॉपीज इतनी सारी बना लेता है वो कि ये सेल के अंदर सामान ही खत्म हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे ये प्रेशर लगाने लग जाते हैं सेल के अंदर की तरफ से, और सेल क्या करता है, सेल फूट जाता है। और जब ये सेल फूट जाता है तो ये जो वायरस हैं ये सेल के बाहर निकल जाते हैं, और जो दूसरे वायरस हैं उनको ये इफेक्ट डालने लग जाते हैं। मतलब ये वायरस जो है ये घूम के किसी दूसरे सेल के अंदर जाएगा, वहां पे ग्रो करेगा, फिर उसके बाद में प्रेशर डालेगा, प्रेशर डालने से सेल को फूट जाएगा, और फूटने पर ये जो वायरस है ये किसी और सेल की तरफ चले जाएगा उसको इन्फेक्ट करने। ये पूरी साइकिल होती है वायरस की। प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या फिर बैक्टीरिया हो, सब के अंदर वायरस इसी तरीके से घुसपैठ कर देता है और उस घुसपैठ के बाद में उस सेल को तबाह कर देता है। यानी कि वायरस जो है वो सबसे खतरनाक जीव है इस पूरे विश्व का, और वो इतना खतरनाक होने के बाद में भी उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कहीं जगह नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो एसेल्यूलर है, उसके पास सेल ही नहीं है। अब देखिए वायरस जो होता है इसके पास में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसके पास में डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। मगर डीएनए और आरएनए में से केवल एक होता है, दोनों एक साथ वायरस में कभी नहीं होते। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, मगर डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है। यानी कि डीएनए और आरएनए होगा और प्लस न्यूक्लियोप्रोटीन होगा उसके अंदर। न्यूक्लियोप्रोटीन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो न्यूक्लियो यानी कि जो न्यूक्लियस से अटैच होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल से डायरेक्टली जो अटैच हुआ प्रोटीन होता है उसको न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। और वायरस के अंदर जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन हिस्सा है, ये न्यूक्लियस से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। सेल के अंदर प्रोटीन्स कई जगह रह सकते हैं, मगर जो जेनेटिक मटेरियल के पास से क्लोजली उसके साथ में एसोसिएटेड रहता है उसको न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। और वायरस के अंदर केवल यही न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। यानी कि वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लिक एसिड होता है और साथ ही के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन होता है जो कि उस जेनेटिक मटेरियल के साथ में एसोसिएटेड होता है, उसको प्रोटेक्शन का काम करता है। अब जो ये डीएनए है इसके बारे में हमने अभी देखा कि ये जो डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल, और ये जो आरएनए है ये डबल भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। यानी कि हमारे पास में 3 तरीके के न्यूक्लिक एसिड्स हो सकती हैं वायरस में, डीएनए डबल स्टैंडर्ड, आरएनए डबल स्टैंडर्ड या आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। एनिमल्स जो होते हैं उसको कौन सा ज्यादा इन्फेक्ट करता है और प्लांट्स को कौन सा ज्यादा इन्फेक्ट करता है, ये और समझ लेते हैं कि एनिमल्स जो हैं इनमें सबसे ज्यादा डबल स्टैंडर्ड और कभी कभी ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला भी इन्फेक्ट करता है। प्लांट्स को ज्यादातर ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इन्फेक्ट करता है और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी एनिमल्स को ज्यादा इन्फेक्ट करता है। मतलब आप समझ लीजिए आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड वाला वो प्लांट्स को ज्यादा इन्फेक्ट करता है, मगर वो एनिमल्स को भी कर सकता है। जबकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो वो एनिमल्स को ज्यादा इन्फेक्ट करते हैं। और ये डबल स्टैंडर्ड है, ये तो बैक्टीरिया के ऊपर भी इफेक्ट करता है और इनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। यानी कि फेज यानी कि भक्षण, भक्षा करने वाला, उसका खाने वाला, बैक्टीरियोफेज। बुक्स वगैरह में ज्यादातर इस बैक्टीरियोफेज के बारे में ही एक्सप्लेनेशन दिया होता है और उसी से हम समझते हैं कि वायरस कैसे काम करता है। मगर ऐसा नहीं है कि केवल और केवल बैक्टीरिया वाला जो वायरस है उसकी जो शेप है, सभी वायरस की शेप होती है। जैसे इस समय क्योंकि कोरोना आ गया है तो हमको पता है कि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल सन की तरह भी हो सकती है, यानी कि अलग अलग शेप के वायरस हो सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वायरस का, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, यानी कि जो बैक्टीरिया को खा के जिंदा रहता है और फैलता है। ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ये ऑब्वियसली हेड है और इसके जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये इसका टेल मान सकते हैं। और टेल के अंदर भी ये जो है ये असल में टेल फाइबर्स हैं। इस हेड के अंदर भी और ये जितनी भी बाहर की जो चीजें हैं ये आप समझ लीजिए कि ये ही प्रोटीन है और ये जो प्रोटीन है इसको बना होता है प्रोटेक्शन के लिए, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ये जो ब्लैक से अंदर नजर आ रहा है ये है इसका जेनेटिक मटेरियल और ये जो जगह है ये इसकी कॉलर है, यानी कि ये कॉलर तब तक बंद रहती है जब तक कि जाके किसी को अटैच नहीं हो जाता। तो ये है कॉलर।
इसके साथ ही यहाँ पर ये इस तरीके से कॉइल्ड रहता है, ये इसको शीथ कहते हैं। तो ये जो वायरस है ये जब भी कहीं पे जाके अटैच होता है तो होता क्या है कि जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये उस सेल के ऊपर अटैच हो जाता है, यानी कि देखिए इस तरीके से अटैच हो जाता है और ये जो फाइबर्स हैं ये ऐसे ऊपर चले जाते हैं, टेल फाइबर्स। और टेल फाइबर्स ऊपर जाने के बाद में ये जो नेक है ये यहाँ से ये खुल जाता है और ये जो डीएनए है ये उसके अंदर सेल में इंजेक्ट हो जाता है। और सेल में इंजेक्ट हो जाता है, इसका मतलब जैसे ये बैक्टीरिया का सेल है, ये जैसे ही इंजेक्ट हुआ ये अंदर पहुंच गया और उसके बाद में इसने अपनी रेप्लिकेशन शुरू कर दी। अब हम देखते हैं वायरॉइड्स क्या होते हैं। ये जो वायरॉइड्स होते हैं 1971 के अंदर इसके बारे में सबसे पहले चर्चा की गई थी और जिसने इसके बारे में सबसे पहले चर्चा की थी उन साइंटिस्ट का नाम था टी.ओ. डाइनर। तो टी.ओ. डाइनर ने बताया था कि जो वायरॉइड्स होते हैं ये वायरस से भी छोटे होते हैं और क्योंकि ये वायरस से भी छोटे होते हैं इसलिए इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है MW कह देते हैं इसको, ये वायरस से कम होता है, बहुत ही कम होता है। अब जो वायरस है उसको अंदर आपने देखा था कि इस प्रकार से वायरस होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और बाहर उसका जो है प्रोटीन होता है। मगर जो ये वायरॉइड्स होते हैं इसके अंदर ये बाहर वाली चीज़ भी नहीं होती, केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल होता है और इसके साथ के अंदर कुछ प्रोटीन्स जुड़े हुए होते हैं। और इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसके ऊपर जो कवर है, जो इसका जो प्रोटेक्शन है वो इसके अंदर वायरॉइड्स के अंदर होता ही नहीं है। मतलब वायरस से भी बहुत ही हल्के होते हैं ये वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स को हम मान सकते हैं वायरस माइनस कोट, यानी कि बिना कोट का जो वायरस होगा उसको हम वायरॉइड्स कहेंगे। और साथ ही के अंदर ये भी आप जान लीजिए कि जो वायरॉइड्स होते हैं ये केवल फ्री RNA होता है, यानी कि ये DNA के नहीं होते, ओनली एंड ओनली इसमें होता है तो RNA होता है। तीसरी चीज जो बच गई है वो है लाइकेंस, जिनको साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कोई जगह नहीं दी थी। अभी जो लाइकेंस होते हैं असल के अंदर ये 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ में जुड़े होते हैं, एक होता है फंगस, फंजाई, और एक होता है एल्गी। और ये हमेशा आपस के अंदर ही पाए जाते हैं, मतलब हमेशा ये साथ ही रहते हैं, जिसमें इन दोनों का जो काम है वो अलग अलग रहता है। ये एक सेल भी नहीं है, ये मल्टी सेल भी नहीं है और ये ए सेलुलर भी नहीं है, और इसीलिए इसको दोबारा से 5 किंगडम के अंदर कोई जगह ही नहीं मिल पाई जहां पे इसको हम रख पाते। वैसे देखा जाए तो फंगस को अलग से 5 किंगडम में जगह मिली हुई है, एल्गी को अलग से 5 किंगडम में जगह मिली हुई है, मगर इन लाइकेंस को, जो कि फंगस और एल्गी के मिले जुले होते हैं, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, उसको 5 किंगडम के अंदर कहीं पर जगह नहीं मिली हुई। अब एल्गी यानी कि जो काई होती है, आपको पता है कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये फूड बनाने का काम करती है। और साथ के अंदर फंगस जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन कैसे? क्योंकि जो लाइकेंस होते हैं ये रॉक्स के जाके चिपक जाते हैं, जो कहीं पर भी रॉक्स होती है वो वहां पे रॉक्स के ऊपर जाके चिपक जाते हैं, और उसके बाद के अंदर ये जो फंगस है इस रॉक से चिपकने का काम करता है। और जो एटमॉस्फेयर के अंदर नमी है वो भी ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कौन है? फंगस। यानी कि पानी की व्यवस्था कर दी किसने? फंगस ने। साथ के अंदर थोड़ा सा प्रोटेक्शन की व्यवस्था कर दी किसने? फंगस ने। और एल्गी ने क्या किया? उसने खाना बनाया। मतलब देखिए, फंगस हो चाहे एल्गी, इन दोनों के बिना, एक दूसरे के बिना ये रह ही नहीं सकते, और इसीलिए इसको बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहां पे दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लाइकेंस के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि लाइकेंस जो है पॉल्यूटेड एरियाज में रह ही नहीं सकते। यानी कि लाइकेंस अगर कहीं पर भी हैं, जैसे रॉक्स के ऊपर लाइकेंस वगैरह दिखाई दे जाते हैं, इसका मतलब वहां पर पॉल्यूशन नहीं है। थोड़ा सा भी पॉल्यूशन होते ही लाइकेंस खत्म हो जाते हैं। मतलब प्लांट्स आ जाएं, एनिमल्स आ जाएं, चर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन अगर होगा तो ये लाइकेंस खत्म हो जाते हैं। तो वायरस जो है वो डिजीज फैलाते हैं, जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा, एड्स। और प्लांट्स के अंदर वायरस किस प्रकार की डिजीज फैलाते हैं? जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस है, वो कैसी डिजीज फैलाता है? लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, यानी कि जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की वो आपस के अंदर रोल करने लग जाती हैं, कर्ल करने लग जाती हैं, मतलब वो हेल्दी नहीं रहती, तो उससे पता पड़ जाता है इसको वायरल इन्फेक्शन है। और क्योंकि वायरस जो है वो सेल्स को मार रहा है, खुद को रेप्लिकेट कर रहा है, खुद बढ़ रहा है, मतलब सामने वाले का सारा सामान यूज करके, तो जो प्लांट्स है उसके अंदर स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि बहुत ही कम ग्रोथ होती है किसी प्लांट में, तो उसका भी समझ लिया जाता है कि हो सकता है इसको भी वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ बहुत ही कम हो रही
रही है। तो वायरस जो बना होता है वो प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से, और जो कोट होता है उसको कैप्सिड बोलते हैं, और कैप्सिड जो बना होता है वो कैप्सोमियर से बना होता है। मतलब उसको और छोटा कर लो तो कैप्सोमियर, जो कैप्सोमियर मिला के उसका कैप्सिड बना देते हैं। और इसकी जो बैक्टीरियोफेज है, यानी कि अलग अलग तरीके के वायरस होते हैं, उसके अंदर जो बैक्टीरिया खाने वाला यानी कि बैक्टीरियोफेज है, उसका जो सर है वो हेलिकल या पॉलीहेड्रल शेप का हो सकता है। वैसे हर एक जो वायरस होता है उसकी जो शक्ल और उसकी जो ज्योमेट्री वोमेट्री होती है सब अलग होती है। ज़्यादातर जो वायरस होते हैं उनके मतलब एक अप्रॉक्सीमेट तो एक शेप होती है, मगर वो चेंज होती रहती है और वायरस बहुत तेजी से म्यूटेट करते हैं। मगर वायरस हमेशा नुकसानदायक नहीं होते। एक ऐसी जगह भी है जहां पर वायरस को जानबूझ के इंसानों के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। सिलेबस में नहीं है मगर फिर भी मैं उसको डिस्कस करूंगा एक अलग वीडियो के अंदर। अब आप रिवीजन के लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1892, 1898, 1935 में कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे? पास्चर, इवानोस्की से M.W. बेजरनिक और उसके बाद में W.M. स्टेनली, इन्होंने क्या क्या किया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में विटैकर ने वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस को जगह नहीं दी थी। और वायरस का इन्फेक्शन पाथवे ऐसा होता है, वो घुसता है, बढ़ता है और उसके बाद में सेल को तोड़कर नए सेल के अंदर घुस जाता है। वायरस डीएनए, आरएनए दोनों तरीके से हो सकते हैं। आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड हो सकते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग प्रकार से इन्फेक्ट करते हैं और साथ ही के अंदर बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं, उनको मार डालते हैं। वायरस में हेड होता है, टेल होता है, और जो हेड है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और जो ये प्रोटीन कैप है इसको कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सोमियर्स का बना होता है, और इसके अलग अलग ये पार्ट्स हैं। वायरस की डिस्कवरी 1971 के अंदर टीओ डाइनर ने की थी। ये फ्री आरएनए होता है, इसका कोई कोट नहीं होता, इसीलिए ये वायरस से बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है और मॉलिक्यूलर वेट इसका लो होता है। और अंत में लाइकेंस, फंगाई और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, जिसमें एक प्रोटेक्शन का और एक फूड का काम करता है। प्रोटेक्शन के साथ ही के अंदर वो जुड़ने का काम करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। अगले कुछ वीडियोस के लिंक मैं नीचे रख रहा हूं, मगर साथ ही के अंदर यहां पे और यहां पर जो वीडियो है उसके ऊपर भी क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।